कहानियार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्क्विड गेम एपिसोड 3 और 4 को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले एपिसोड में सारे मेन कैरेक्टर्स वैन में बैठकर वापस उसी फैसिलिटी की तरफ गए जहां उन्हें अपनी जान को दांव पर लगाकर पैसे के लिए गेम खेलना था। पुलिस ऑफिसर जूनहो गीहुन की वैन का पीछा करता है, अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहा है। वैन एक हार्बर पर रुकती है जहां और भी वैन एक शिप में लोड की जा रही होती है। जूनहो गीहुन की वैन के नीचे चिपककर शिप में चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लाल सूट में स्टाफ प्लेयर्स की जांच शुरू करते हैं और उनके कानों को स्कैन करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शरीर में कोई डिवाइस डाली गई है। जूनहो एक वैन में घुसता है और उस स्टाफ को बेहोश कर देता है जो उसकी जांच करने आता है। फिर वो उसका यूनिफॉर्म और मास्क पहन लेता है। बाकी लोग जब चले जाते हैं तो जूनहो उस आदमी की जेब में उसका आईडी डालता है और उसे समुंदर में फेंक देता है। एक स्टाफ जूनहो को देख लेता है और पूछता है वो क्या कर रहा है। वो आदमी जूनहो का सीनियर होता है, जिससे जूनहो को पता चलता है कि मास्क पर बने शेप्स उनके पोजीशन को दिखाते हैं। वो बहाना बना देता है कि उसे सी सिकनेस हो गई है और निकल जाता है। शिप आइलैंड पर रुकता है और सारे कंटेस्टेंट्स को एक हॉल में ले जाया जाता है। जब तक वो बेहोश होते हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं और उनकी चीजें ले ली जाती है। सेब्योक, जो थोड़ा सा होश में होती है, एक पॉकेट नाइफ छुपा लेती है। प्लेयर्स फिर से उसी हॉल में उठते हैं। गीहुन की मुलाकात फिर से बूढ़े आदमी इल्नाम से होती है। सांगवू और अली भी साथ आते हैं और सब मिलकर एक टीम बनाने का डिसीजन लेते हैं ताकि अगले राउंड में सरवाइव करना आसान हो जाए। इधर गैंगस्टर डियोक्सू भी अपनी टीम बना रहा होता है और सेब्योक को बुलाता है, लेकिन वो उसे नापसंद करती है और मना कर देती है। तभी मिन्यो आ जाती है, वही औरत जो पहले स्टाफ से रोते हुए छोड़ देने की भीख मांग रही थी। वो डियोक्सू को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेइज्जत करके चला जाता है। बाद में स्टाफ को अपने रूम में वापस जाने को कहा जाता है क्योंकि उनके दिन का काम खत्म हो गया है। जूनहो, जो अब तक पकड़ा नहीं गया, अपने रूम में जाता है और देखता है कि वहां एक सर्विलांस कैमरा लगा हुआ है। रात में मिन्यो पेशाब करने के बहाने जोर जोर से दरवाजा पीटती है ताकि गार्ड्स उसे बाहर जाने दे। वो मान जाते हैं और सेब्योक उस मौके का फायदा उठाकर बाहर चली जाती है। मिन्यो ने अपनी अंडरवियर में सिगरेट्स का पैकेट छुपाया होता है, जिसे वो अब स्मोक करने लगती है। सेब्योक मिन्यो के स्टॉल में जाती है और अपनी नाइफ से वेंट खोलकर ऊपर चढ़ जाती है। वो फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करती है और किचन के ऊपर वाले वेंट पर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि बहुत सारा शुगर मेल्ट किया जा रहा है। वो वापस जल्दी लौट आती है और मिन्यो को बताती है, लेकिन मिन्यो उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन सुबह सबको ब्रेड और मिल्क ब्रेकफास्ट में दिया जाता है। गीहुन और उसकी टीम एक साथ खाना खाते हुए मजे करते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड बनाने लगते हैं। गीहुन और इल्नाम पुराने दिनों की बातें करते हैं। अली सबके लिए बहुत अच्छा है, जबकि सांगवू इमोशन से एकदम खाली लगता है। तभी एक अनाउंसमेंट आता है कि अगला गेम शुरू होने वाला है। बाहर जाते वक्त सांगवू सेब्योक से पूछता है कि उसने कल रात क्या देखा था। असल में वो उसकी और मिन्यो की बात सुन चुका होता है। सेब्योक बताती है कि किचन में शुगर मेल्ट किया जा रहा था। जब वो गेम एरिया में पहुंचते हैं, सांगवू दीवार पर बने शेप्स देखकर समझ जाता है कि अगला गेम हनी कॉम्ब वाला है, जिसमें प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक शेप को तोड़े बिना बाहर निकालना होता है। लेकिन वो अपने टीममेट्स को कुछ नहीं बताता और सबसे आसान शेप चुनता है। गीहुन एक अम्ब्रेला चुन लेता है, जो सबसे मुश्किल होता है। बाकी लोग अलग अलग शेप लेते हैं। सांगवू और सेब्योक को ट्रायंगल मिलता है, अली को सर्कल और इल्नाम, डियोक्सू, मिन्यो को स्टार। गेम शुरू होता है। सांगवू और सेब्योक अपने शेप्स को आराम से निकाल लेते हैं। अली भी जल्दी खत्म कर लेता है। मिन्यो एक स्लाइड के नीचे छुपकर लाइटर से शुगर मेल्ट करके अपना काम आसान बना लेती है। गीहुन और इल्नाम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्टाफ अब उन प्लेयर्स को मारने लगते हैं जो शेप ब्रेक कर देते हैं। मिन्यो पास हो जाती है और लाइटर डियोक्सू की तरफ फेंक देती है ताकि वो भी कर सके, भले ही उसने उसे पहले इंसल्ट किया था। गीहुन सोचता है कि अगर वो हनी कॉम्ब को चाटेगा तो वो पतली हो जाएगी और आसानी से शेप बन जाएगा। उसके आसपास के लोग भी उसकी टेक्निक फॉलो करते हैं, जिसमें इल्नाम भी शामिल है। आखिर के पलों में गीहुन अम्ब्रेला शेप निकाल लेता है और पास हो जाता है। इल्नाम भी ऐसा ही करता है। जो प्लेयर्स फेल हो जाते हैं
उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। गेम का ओवरसियर सब कुछ मॉनिटर पर देख रहा होता है। जूनहो भी वही होता है और असली सच देखकर हैरान रह जाता है। एक स्क्वायर मास्क वाला सीनियर उसे डेड बॉडीज उठाने और बाद में मिलने का ऑर्डर देता है। तभी एक प्लेयर जो फेल हो गया होता है स्टाफ को होस्टेज बना लेता है और उसका मास्क उतारने को मजबूर करता है। वो देखता है कि स्टाफ एक यंग लड़का है। गिल्ट से भरा प्लेयर खुद को गोली मार लेता है। ओवरसियर आता है और उस स्टाफ को भी शूट कर देता है क्योंकि किसी का चेहरा देखना अलाउड नहीं है। जूनहो डेड बॉडी के पास स्क्वायर मास्क ले लेता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे पहन लेता है। गेम के बाद प्लेयर्स को उनके रूम में वापस लाया जाता है, लेकिन स्टाफ प्लेयर नंबर 111 को अलग ले जाते हैं। पता चलता है कि कुछ स्टाफ सीक्रेटली मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स बेच रहे हैं। नंबर 111 एक सर्जन है जो उनकी मदद कर रहा होता है। बदले में वो उसे हर गेम का पता दे रहे होते हैं ताकि वो जीत सके और उनका मिशन चलता रहे। डियोक्सु मिन्यो को अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। 187 प्लेयर्स में से 79 अब तक मारे जा चुके हैं। अगली सुबह उन्हें एग और कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। डियोक्सु और उसकी टीम 2 बार लाइन में लगकर खाना ले लेते हैं, जिससे कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता। एक औरत बताती है कि उसने देखा कि उन्होंने 2 बार खाना लिया। एक आदमी जो भूखा रह गया था गुस्से में डियोक्सु से उसकी ड्रिंक छीनने की कोशिश करता है। डियोक्सु उसे बुरी तरह पी देता है। सांगवू चेक करता है तो देखता है कि वो मर चुका है। गीहुन स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है कुछ करने के लिए, यहाँ तक कि कैमरे की तरफ देखकर भी पूछता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आता। बस अनाउंसमेंट होता है, प्लेयर 271 एलिमिनेटेड। सबको समझ आता है कि एक दूसरे को मारना गेम में अलाउड है। डियोक्सु की टीम अब प्लान करती है कि वो बाकी सबको मार देंगे और पैसा जीतेंगे। स्टाफ डेड बॉडी को कफिन में डालकर ले जाते हैं। डॉक्टर अब भी ऑर्गन्स निकाल रहा होता है। स्टाफ उसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में रहो और बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर कम खाना दिया ताकि लोग पागल हो जाए। गीहुन की टीम डिसाइड करती है कि वो पूरी रात जागते रहेंगे। गीहुन सेब्यो को बुलाता है, लेकिन वो अब भी ट्रस्ट नहीं करती। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग टीम ढूंढने निकलता है और डियोक्सु की टीम को ज्वाइन कर लेता है। उन्हें अगला गेम बता देता है ताकि उसकी जगह पक्की हो जाए। स्टाफ एक स्पेशल गेम के लिए तैयार हो रहा होता है, यानी जब लाइट्स ऑफ होंगी तो दंगल होगा। लाइट्स बंद होते ही डियोक्सु की टीम हमला शुरू कर देती है। डियोक्सु सबसे पहले एक प्लेयर को मारता है। चीख पुकार से सब जाग जाते हैं। ओवरसियर नाइट विजन से सब देखता है और स्टाफ को लाइट्स फ्लिकर करने को कहता है ताकि हिंसा साफ दिखे। हॉल में खून और मौत का मंजर बन जाता है। सेब्योक पर डियोक्सु हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एक प्लेयर बीच में आ जाता है। गीहुन की टीम मिलती है, लेकिन इल्नाम गायब होता है। सेब्योक अब टीम के साथ रहने लगती है। फिर डियोक्सु की टीम फिर हमला करती है। इसी बीच इल्नाम सबसे ऊपर वाले बेड से चिल्लाकर कहता है, रुको। ओवरसियर उसे देखता है और लाइट्स ऑन करवा देता है। स्टाफ अंदर आता है। हॉल खून और बॉडीज से भरा हुआ होता है। स्कैनिंग होती है और बताया जाता है कि 27 और मारे गए हैं। गीहुन की टीम मिलकर अपने नाम एक दूसरे को बताती है। इल्नाम इस हिंसा से डर गया होता है और अपना नाम भूल जाता है। गीहुन उसे शांत करता है। उधर डॉक्टर डियोक्सु की चोटें ठीक करता है। डियोक्सु की टीम खुश होती है कि उन्होंने इतने लोग मार दिए और अब और मारने का प्लान बनाते हैं। मिन्यो नोटिस करती है कि डियोक्सु अब डॉक्टर को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। वो वॉशरूम में उसे सिड्यूस करती है और दोनों एक स्टॉल में सेक्स करते हैं। अगली सुबह सबको उठाया जाता है और बताया जाता है कि अगला गेम जल्द शुरू होगा। उन्हें एक सफेद रूम में ले जाया जाता है जहां उन्हें 10 से 10 की टीम बनानी होती है। गीहुन की टीम में पहले से 5 लोग होते हैं। वो और लोगों को ढूंढने निकलते हैं। डियोक्सु जानता है अगला गेम क्या है, तो वो ताकतवर मर्दों को अपनी टीम में बुलाता है। मिन्यो उसे ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो उसे जमीन पर गिरा देता है। सेब्योक एक लड़की को बुलाती है जो अकेली बैठी होती है। बाकी सभी एक एक प्लेयर लाते हैं, लेकिन इल्नाम को कोई नहीं लाता, तो टीम में सिर्फ 9 लोग होते हैं। मिन्यो आखिरी में उनकी टीम में आ जाती है। अब उन्हें एक बड़े हॉल में लाया जाता है जहां सामने एक ऊंचा ब्रिज होता है। अगला गेम होता है टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला गेम।
जो टीम हारती है वो नीचे गिरती है और मर जाती है। गीहुन की टीम में 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी होता है, तो उनके जीतने के चांस कम लगते हैं। डियोक्सू की टीम ताकतवर मर्दों से भरी होती है। उनका मैच पहले होता है और वो बहुत आसानी से जीत जाते हैं। अगली बारी गीहुन की टीम की होती है। सब डरे हुए होते हैं। इल्नाम कहता है कि जब वो छोटा था तब वो टग ऑफ वॉर में बेस्ड था। वो टीम को कुछ बेसिक ट्रिक्स बताता है। पहला, सामने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कम्युनिकेशन कर सके। आखिरी वाला भी सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, एक एक प्लेयर दोनों साइड होने चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। तीसरा, पैरों को आगे रखना है और रस्सी को अंडर आर्म से पकड़ना है। और सबसे जरूरी, पहले 10 सेकंड तक अपनी जगह पर टिके रहना है ताकि सामने वालों का रिदम टूटे। ये टेक्निक यूज करके उनकी टीम जीतने ही वाली होती है, लेकिन अचानक सामने वाली टीम रस्सी जोर से खींचने लगती है। उनकी टीम ऑलमोस्ट गिर ही जाती है। तभी सांगवू एक आइडिया देता है। वो कहता है कि सब लोग एक साथ कुछ सेकंड के लिए रस्सी ढीली छोड़ दे ताकि सामने वाले बैलेंस खो दे। एपिसोड वही खत्म होता है जब वो 3 गिनते हैं और रस्सी छोड़ देते हैं।